नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और देखिए यहाँ क्या है कि आपको दिख ही रहा होगा कि 3 साढ़े 3 महीना से लगातार प्रत्येक दिन 2-2 प्रश्न के माध्यम से हम कितना प्रश्न करा चुके हैं। तो मुझे भरोसा है कि ये सब प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसमें सहयोग दिए होंगे। और अब चूंकि परीक्षाएं बहुत करीब हैं तो हमने आपसे वादा किया था कि 15 जून तक जो है वो हमारे आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है वो अनवरत चलेंगे, तो वो चलेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम इसको लाएंगे नहीं, वीकली कराते रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो कराते ही रहेंगे मेंस का। लेकिन उसके बाद हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है फिर अपनी तैयारी पे लगिए, उसको रिवीजन करिए। जो वीडियो आप लोगों का पेंडिंग रह गया उसको जल्दी जल्दी देख लें, फॉरवर्ड करके देख लें, नोट डाउन कर लें, ये सारी चीज़ें करें। प्रश्न हमारा है कि मालदीव के साथ मधुर संबंध भारत के लिए अपरिहार्य हैं, वर्तमान में दोनों देशों के संबंध में गिरावट आई है, स्पष्ट करें। और आगे बढ़ने से पहले ये एक महत्वपूर्ण सूचना, समृद्धि संस्थान जो है एक अपना नया बैच, मेंटरशिप बैच लॉन्च कर रहा है और ये 15 जून से पेपर 5 से शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों को इस बैच को ज्वाइन करना है वो इसको जुड़े। और यहाँ क्या है कि आपके प्रत्येक पेपर से सिलेबस वाइज पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और हमारा ये प्रयास है कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत करीब करीब 750 प्रश्नों का रिवीजन भी हम कराएं प्रत्येक पेपर को मिला करके। और सोचिए अगर आप 750 प्लस क्वेश्चन जो है मुख्य परीक्षा के पहले करके जाते हैं सभी पेपर से, तो आप कितनी सहज स्थिति में रहने वाले हैं। और बहुत क्वेश्चन तो आप इन्हीं 750 क्वेश्चन जो करेंगे उसी में से डायरेक्ट आपको मिलेंगे। मतलब आपकी सफलता की चीज़ें तो आपको केवल यहीं से मिल जाएंगी। बस इतने क्वेश्चन जो है आप इधर 6-7 महीने में तैयार कर लीजिए। जो आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर तक, तो उसके पहले पहले यदि आप चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो पीटी पास करेंगे, तो पीटी के बाद जो है मुख्य परीक्षा का रिवीजन आपका सहज हो जाएगा और आपकी सफलता जो है वो ज़्यादा सुनिश्चित हो पाएगी। इसमें क्या है कि मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि हम 24/7 जो है हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए उपलब्ध होते हैं। आपको कहीं से कोई दिक्कत आती है आंसर राइटिंग करने में, किसी चीज़ को समझने में, तो आप फ़ोन करके उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ रोज़ाना आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप उनको लिख करके भेजेंगे, उनकी मार्किंग होगी और फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और फीस का अभी बहुत कम है स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए। तो अभी जो है इसका लाभ उठाए, नहीं तो फिर जो है फीस बढ़ जाएगी और आपको चाहिएगा पुराना तो वो हमारे लिए दिक्कत होती है। आप लोग फ़ोन करते हैं और हम कहते भी हैं कि ठीक है आप लोग एडमिशन ले लीजिए, मतलब संस्थान के लोगों से, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। तो अभी ये अवसर है, अभी समय है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी सीट सुनिश्चित करिए और इससे जुड़िए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि जब तक आप कायदे से मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे और मुख्य परीक्षा में भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपकी सफलता जो है वो संदिग्ध रहेगी। सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और टू द पॉइंट बने रहते हुए। मतलब ये नहीं है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अपने ही लिख करके ही अपने चेक करके संतुष्ट हो जाइए। कम से कम वो चेक हो, उसमें प्रॉपर फीडबैक दिया जाए और फिर उस प्रश्न जो आपने आंसर राइटिंग करी उसका एक मॉडल आंसर भी हो कि भाई क्या हमसे छूटा है और क्या हमको अतिरिक्त इसमें ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। बस आप लोग इससे जुड़िए और जुड़ करके निश्चिंत हो जाइए। यदि आप हमारे साथ परिश्रम करेंगे तो 100% जो है आपका मुख्य परीक्षा निकलेगा, उसमें सहज रहेंगे। बस शर्त यही है कि मेंस में आपका उत्तर छूटे ना, और वो छूटेगा भी नहीं, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस करीब 750 प्रश्नों की हो जाएगी तो आपकी स्पीड आ जाएगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डायरेक्ट आ रहे होंगे, उनको लिखने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तो आपका प्रश्न भी जो अभी 1-2 प्रश्न आप लास्ट में छोड़ के चले आते हैं वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आप प्रश्न दिया जाएगा आप लिख करके भेजेंगे। देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग की गई है, जो भी कमी है वो बताया गया है। यदि आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए पूरा कमेंट किया जाएगा, पूरी आपकी कॉपी भरी रहेगी यदि आप ठीक से उत्तर राइटिंग नहीं करेंगे।
और कमेंट करने के बाद हम आपको वहीं तक नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से जो है मॉडल आंसर भी देंगे। और ये प्रत्येक प्रश्न का रहेगा, प्रत्येक टॉपिक से रहेगा, और इसकी संख्या करीब करीब रहने वाली कितना है, 750 प्लस। अभी ही जिन बच्चों ने हमारी अब की बार मेंस पार सीरीज ज्वाइन करी है, जो 29 जून को मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको ही करीब करीब हम 500 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस जो है प्रत्येक पेपर से करवा दिए हैं। तो अब वो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो आप लोग भी मुख्य परीक्षा में बेहतर करने के लिए इसको ज्वाइन करें। चलिए, मालदीव के साथ मधुर संबंध भारत के लिए अपरिहार्य हैं। वर्तमान में दोनों देशों के संबंध में गिरावट आई है, स्पष्ट करें। 12 अंक का प्रश्न है, और 12 अंक के प्रश्न में 2 डायमेंशंस तो होते ही होते हैं, कभी कभी ये 3 डायमेंशंस में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब तक प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके बिखरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब बिखरने का चांस ये होता है कि प्रश्न में पूछा गया है कुछ, आप लिख कर कुछ आ सकते हैं, या प्रश्न में 2-3 डायमेंशंस में है, आप एक ही डायमेंशंस में 1.5 पेज भर दिए और फिर लास्ट में याद आया करे यार ये भी पूछा है, तो फिर छोटा सा एक पैराग्राफ में दूसरे डायमेंशंस को लिख रहे हैं, जबकि दूसरा डायमेंशंस पे भी 6 नंबर निर्धारित है। तो बैलेंस आंसर राइटिंग करना, ये नहीं है कि एक आ रहा तो उसको खूब लिख डालिए और जो दूसरा पार्ट है उसको संक्षेप में कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। और वो बच्चे जो इस बार मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको खैर हमने बहुत ज़्यादा उनकी कॉपी पे भी कमेंट किया है, पर्सनली फ़ोन करके समझाया है। जो बच्चे हमसे संस्थान में मिलने आते हैं उनको भी मैंने समझाया है, तो वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यूवर्स हमारे डायरेक्ट पेड बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो वो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। और जो हमारे बच्चे जुड़ेंगे वो अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम से, तो वो तो निश्चिंत रहें, उनके लिए तो हम प्रतिदिन अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। तो थोड़ा सा बताइए कि मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, कि जो कि 1965 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता प्रदान करने और राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला भारत, मतलब उन चुनिंदा देशों में था कि जो सर्वप्रथम मालदीव को जो है वो मान्यता प्रदान की एक देश के रूप में। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि ये भी क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेश था, जैसे हम थे। हमारी आज़ादी 1947 में हुई, मालदीव कब आज़ाद हुआ, 1965 में, मतलब करीब करीब हमसे 17 साल के बाद, 18 साल के बाद। और फिर भारत और मालदीव के मध्य अगर संबंध को देखा जाए तो जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध हैं, जिनकी जड़ें अगर देखा जाए तो बहुत पुरानी है। और पुरानी क्यों ना हो, क्योंकि मालदीव की अवस्थिति ही ऐसी है भाई, वो हमारे एकदम नीचे है, जो हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। तो प्राचीन काल से ही हम जो है मालदीव से व्यापार वाणिज्य के माध्यम से जुड़े हुए थे। हमारी संस्कृतियाँ आपस में जुड़ी हुई थी। किंतु वर्तमान में देखा जाए तो मालदीव का राजनीतिक परिदृश्य और चीन का बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मतलब थोड़ा सा आपने मालदीव के बारे में परिचय दिया, भारत के उसके ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा की, और तुरंत जो है आप अपने उत्तर के जो मूल डिमांड है उस पर आप उतर आए कि आप बता रहे हैं किंतु वर्तमान में मालदीव का राजनीतिक परिदृश्य और चीन का बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी देख ही रहे होंगे कि मालदीव में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने हैं। और उनका राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय में ही उनका एक कैंपेन था इंडिया आउट का, कि भारत के लोग जो वहाँ थे उनको बाहर करेंगे। और उसी के और फिर चाइना चूँकि समर्थित रहे, चाइना का पूरा इनको समर्थन मिला है। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं संबंधों की पड़ताल करनी है, चूँकि ये हमारे पड़ोसी महत्वपूर्ण देश हैं, तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मालदीव जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले इसकी जो हिंद महासागर में अवस्थिति है, कि मालदीव की हिंद महासागर में अवस्थिति इसे रणनीतिक एवं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में एक टोल गेट की तरह है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतों की जो खाड़ी देशों से जो हमारे आयात होते हैं, जिनको हम आयात करते हैं, तो वो जो रूट है वो एकदम मालदीव से हो करके जाता है। और अगर कहीं मालदीव डिस्टर्ब हुआ या मालदीव जो है
चाइना के पक्ष में ज़्यादा चला गया और वहाँ चाइना की प्रभुता स्थापित हो जाती है, तो कभी भी संकट के समय में जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की चीज़ें हैं वो बाधित हो सकती हैं। और वर्तमान में अगर ऊर्जा की चीज़ें बाधित हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में कोई देश हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा है कि इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है वो बड़ा मायने रखती है। फिर खाड़ी देशों से आयात होने वाले क्रूड ऑयल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मालदीव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल भाई, अब एकदम उसी रूट पे ही स्थित है बीच में। और यहाँ तो एक समय था कि हमारे सैन्य इक्विपमेंट्स भी होते थे, कुछ सैनिक भी हमने रखे हुए थे मोइजू के आने के पहले। तो वो क्या करते थे, ऐसा नहीं था कि हमारा उद्देश्य जो है मालदीव की संप्रभुता को नष्ट करना था, बल्कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कुछ हद तक जो हिंद महासागर में एक अपनी बादशाहत बनाने की जो हमारी एक मंशा थी, उसके तहत हम ये प्रयास कर रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में इसको झटका लगा है। चीन की विस्तारवादी नीति, जिसके तहत स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति को विफल करने में मालदीव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो कि जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो नीति है चीन की, वो क्या कर रहा है कि भारत को, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है वहाँ अपनी पैठ बना करके भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की बात हो, म्यांमार के सितवे बंदरगाह की बात हो, नेपाल में आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान के ग्वादर पे वो बैठा ही बैठा है। ऐसे में ले दे करके मालदीव है, और मालदीव में भी जो माले जो एयरपोर्ट है और जो बंदरगाह है वहाँ भी चाइना की जो है वो इन्वेस्ट भारी मात्रा में प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति है वो साकार होती दिख रही है। और अगर उसे नियंत्रित करना है तो कम से कम मालदीव को अपने खेमे में लाना ही होगा भारत को। तो वही आप बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भारत के लिए मालदीव को एक अपरिहार्य देश बनाती हैं। फिर मालदीव के साथ मिलकर भारत अरब सागर में एंटी पायरेसी अभियान चला सकता है तथा हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदाता देश के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर हमको हिंद महासागर में कोई अभियान चलाना है, कुछ करना है, तो हमारे जो कोचीन पोर्ट है या तूतीकोरिन, हम वहाँ से चीज़ें संचालित करते हैं। लेकिन अगर हमारी अवस्थिति मालदीव में हो जाए, मतलब मालदीव से हम एक ऐसा समझौता कर लें कि भाई जो समुद्र मार्ग है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक साझा प्रयास करते हैं, और हमारे नौसैनिक बेड़ा या हमारी जो चीज़ें अगर वहाँ स्थापित हो जाए, तो उससे एक तो धन की वित्त की कमी होगी, मतलब कम खर्चा होगा, साथ ही साथ हम बड़े त्वरित गति से जो है चीज़ों को निपटा सकते हैं। क्योंकि एक तो आप एकदम मार्ग पे अवस्थित हो जाएंगे, दूसरा हम करीब 400-500 किलोमीटर की यात्रा करके आएंगे मेंटेन करने। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी मालदीव की जो ज़रूरत है वो भारत के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह सार्क में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में मालदीव के साथ भारत के मधुर संबंध अपरिहार्य है। क्योंकि सार्क में, चूँकि पीछे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बिम्स्टेक और सार्क का जो एक तुलनात्मक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें सार्क में आप जान रहे होंगे कि मालदीव भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए विरोधात्मक चीज़ें करता रहता है, और वर्तमान में उसी गतिविधि आप देख रहे हैं। तो ऐसे में मालदीव का सहयोग अगर हमको वहाँ मिलता है तो पाकिस्तान पे एक दबाव बनाने में हमको जो है सहूलियत मिलेगी। क्योंकि मालदीव में भी ये देखा जाए तो मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, और इस समय हमको ज़रूरत है कि जो मुस्लिम देश हैं वो हमारे सहयोग में आए। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें आप देख रहे होंगे कि जो तुर्की एक महत्वपूर्ण मुस्लिम कंट्री है वो चाइना के पक्ष में खड़ा हुआ, और कुछ हद तक जो इस्लामिक कंट्रीज का जो एक संगठन है वो भी पाकिस्तान के पक्ष में जाता दिखा, जो हमारे लिए चिंता का सबब है। तो ऐसी स्थिति में हम एक अपने महत्वपूर्ण पड़ोसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सारे महत्व हैं मालदीव के भारत के लिए। फिर एक स्थिर और समृद्ध मालदीव जो है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप भी है। क्योंकि हमारा एक जो नेबरहुड फर्स्ट की जो एक रणनीति है उसके तहत भी भाई अगर मालदीव जो है समृद्ध रहेगा, सुखी रहेगा, तो वो हिंद महासागर में शांति सुरक्षा के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए कि मालदीव जो है क्यों ज़रूरी है भारत के लिए। अब अगला देखते हैं कि मालदीव के लिए भारत का महत्व। अभी तक तो भारत के लिए मालदीव का महत्व मैंने बताया, और अब आप बताइए कि मालदीव जो है
के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में। भाई भारत क्या है कि चावल, मसाले, फलों, सब्जियों और दवाओं सहित रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। भाई मालदीव में क्या है कि मालदीव में एग्रीकल्चर भूमि उस तरीके से तो है नहीं कि आप गेहूँ, चावल, सब्जियों का प्रोडक्शन कर लें। बहुत ज़्यादा तो वहाँ यही पॉम ऑयल का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं या कुछ बागवानी कृषि कर सकते हैं। तो ऐसे में जो खाद्यान्न निर्भरता है वो भारत जो है कायदे से पूरा कर सकता है। चीन प्रयास करा, लेकिन चीन की जो भौगोलिक दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और चीन से जो अगर मालदीव अपनी चीज़ों को आयात करेगा तो वो भारत की तुलना में महंगे पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है वो बढ़ जाएगी। और चाइना आप लोग जानते हैं कि वो पूरी की तरह बनिया देश है, वो अपना नुकसान तो कहीं से होने नहीं देगा। अगर आज कुछ कीमत पे वो समझौता कर रहा तो कल से उसकी 4 गुना कीमत वो आपसे वसूल करेगा। तो मालदीव का भी शीर्ष नेतृत्व चाइना की मंसूबा को समझ रहा है, लेकिन उनका प्रयास है कि हम थोड़ा सा चाइना की तरफ जाकर के भारत को जो है वो नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, कि भारत जो है वो जो बिग ब्रदर वाली भूमिका में रहते रहते आ जाता है, तो वो थोड़ा सा काउंटर करने की उनकी रणनीति रही है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं सकते भारत को नाराज़ करने का। फिर भारत क्या है कि सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान करके मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि सीमेंट या रॉक बोल्डर भारत जितनी सहजता से मालदीव में पहुंचा देगा, उतनी सहजता में चाइना या कोई भी उसका जो महत्वपूर्ण साझेदार देश नहीं कर सकता। तो भारत यहाँ भी बहुत उपयोगी है। शिक्षा प्रदाता के रूप में मालदीव के कई छात्र जो है वो भारतीय उच्च संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हम यहाँ भी जो है मालदीव के लिए उपयोगी हैं। फिर आपदा सहायता में, और वही शिक्षा के साथ आप हेल्थ को भी डाल दीजिए, क्योंकि हेल्थ को लेकर के भी बहुत से मालदीव के लोग जो है हेल्थ उपचार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत आते रहते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐड कर दीजिएगा। फिर अगर आपदा सहायता में देखा जाए तो जब भी कोई संकट आया है, जैसे सुनामी या पेयजल की कमी, तो भारत ने लगातार जो है मालदीव की सहायता करी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने केवल मुंह से कहा है, हमने करके भी दिखाया है। और सुनामी के समय में हम खुद पीड़ित थे, लेकिन हमने मालदीव की यथासंभव सहायता करी। और अभी कुछ वर्ष पहले वहाँ पानी की समस्या हुई थी, तो हमने कितनी मात्रा में पानी भेजा, और वहाँ की पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी हमने कितनी त्वरित कार्रवाइयाँ करी हैं। तो ये मालदीव को भी समझना चाहिए कि भारत जो हमारा एक पड़ोसी है कितना लॉयल है और कितना ज़्यादा विश्वसनीय है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने आवश्यक वस्तुओं से मालदीव की सहायता करी। मतलब कोविड-19 में जब देश दुनिया जो है पूरा तबाह थी, ऐसी भी स्थिति में हमने जो है पड़ोसी धर्म का निर्वहन किया, और जो भी हमारे आश्रित पड़ोसी थे, चाहे नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, मालदीव हुआ, हमने यथासंभव वहाँ भी सहयोग किया है। तो आप उसका भी उल्लेख करिए। फिर अगला क्या है कि भाई हम कैसे मालदीव के लिए उपयोगी हैं, तो सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी हैं, कि भारत में मालदीव को संकट के समय में सुरक्षा प्रदान की भारत ने। यहाँ भारत ने होगा, जैसे 1988 में तख्ता पलट के प्रयास के दौरान भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर मालदीव की सहायता करी। सोचिए 1988 में ही हमारे ही मतलब कुछ लोग जो लिट्टे थे, तमिल के लोग थे, वो सारे मालदीव में चले गए, और अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता ऑपरेशन कैक्टस के तहत, तो शायद मालदीव जो है उसी समय भारत का हिस्सा बन जाता, या भारत के लोगों द्वारा वो समर्थित होता, क्योंकि लिट्टे इतना प्रभावी था कि वो मालदीव पे कब्जा कर ही लेता। लेकिन हमने वहाँ मालदीव की सहायता करी। और ये चीज़ें मालदीव को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई अगर हमारी मंशा विस्तारवादी होती या बिग ब्रदर बनने की होती, तो उसी समय वो हमारे ही कहीं न कहीं अपने लोग थे, उनको प्रमोट करके हम जो है अप्रत्यक्ष ही मालदीव पे अब तक शासन कर रहे होते। लेकिन नहीं, हमारा वो चाल चरित्र नहीं है हमारे देश का, तो हमने जो है उस समय भी सहायता करी, और जो तख्ता पलट होना था तत्कालीन राष्ट्रपति का, उनके पद को बनाए रखा। फिर मालदीव के पर्यटन में, अगर मालदीव के पर्यटन में देखा जाए तो भारतीय पर्यटकों की बड़ी भागीदारी रही है। वर्ष 2023 में 2.09
लाख पर्यटक जो है मालदीव गए। हालांकि 2024 में यह संख्या घटकर 1.30 लाख हो गई। क्यों हो गई, आप लोग वो घटना जान ही रहे होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ के एक बीच पे चीज़ें रहती हैं, तो उसको लेकर के मालदीव के जो 3-4 मंत्री थे, तो उन लोगों ने आरोप लगाया कि भाई मालदीव कहाँ है और कहाँ लक्षद्वीप है। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा मतलब हम लोगों को लगा कि तो हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान है, और हम लोगों ने बॉयकॉट मालदीव का एक कैंपेन चलाया, और उस समय जितनी बुकिंग थी धड़ाधड़ जो है गिरी। और ये एक अच्छा पहल भी है कि भाई आप हमारे ही लोगों के, जो हम लोग पर्यटक बन के जाते हैं, हमारे ही खर्चे पे आपकी बड़ी इकॉनमी चल रही है, और आप हम ही को हमेशा मतलब आंख दिखाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में यही चीज़ आप देखिए कि तुर्की हमसे कितना लाभ लेता रहता है, और जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के पीछे जाके खड़ा हो गया। तो तुर्की की चीज़ों का हम बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तुर्की एक सफल देश है, समृद्ध देश है, तो हमारे बहिष्कार का उसके इकॉनमी पर उस लेवल का प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना मालदीव प्रभावित हो सकता है। क्योंकि मालदीव का मुख्य उद्योग क्या है, पर्यटन। और मुख्य पर्यटन, जो पर्यटक जाते कहाँ से, वो बेसिकली भारत से जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे, तो छोटा सा देश है और इतना लाख पर्यटक 2023 में गए थे, जो घट करके सीधे जो है 1.30 लाख हो गया। तो ये क्यों हो गया, ये कहीं ना कहीं मालदीव के जो मंत्री लोग हैं, जो वहाँ के प्रशासक हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमारी जो चीज़ें वो चाइना फुलफ़िल कर सकता है, तो इसी वजह से चीज़ें हुई। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल करते हुए जो है मालदीव के राष्ट्रपति ने उन मंत्रियों को निलंबित भी किया, और उसके कुछ ही समय बाद जो है भारत की यात्रा पर भी आए, और भारत से संबंधों को मजबूत करने का उन्होंने एक वायदा भी किया। और कमोवेश जिस तरीके से ये विरोध करके कि मतलब हम भारत की चीज़ों को यहाँ से हटाएंगे, सत्ता में तो आ गए, लेकिन देखा जाए तो उस तरीके का विरोध दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, सत्ता पाने का जरिया कुछ और होता है। सत्ता पाने के लिए तो हमारे यहाँ भी सरकारें कह देती हैं कि आप लोग जो है हमको वोट दीजिए, हर एक के खाते में भर भर के पैसा भेजेंगे, जो वो कभी नहीं आया और ना आ सकता है। वो सब तो वाकई में बस जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। तो चूंकि इनको भी सत्ता में आना था, और चूंकि उसके पहले भारत समर्थित सरकार थी, लोगों का उसको लेकर के एक मन में एंटी इनकम्बेंसी की भी भावना आ जाती है। अगर कोई सत्ताधारी पार्टी लंबे समय तक सत्ता, मतलब 5 साल तक तो सत्ता में थे ही वो लोग, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सत्ता में आ गए, लेकिन इनको जल्दी ही समझ में आ गया कि भारत का विरोध जो है वो हमको तबाह कर सकता है। जैसे श्रीलंका की जो हश्र हुआ, वो हमारा भी हश्र हो सकता है। तो ये संभल गए और पढ़े लिखे हैं, तो अभी क्या है कि संबंध अच्छे दिख रहे हैं। तो ये है। फिर भारत मालदीव संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि यही आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है। क्योंकि पीछे तो आपने बताया कि थोड़ा सा मालदीव का परिचय दिया कि कब वो आज़ाद हुआ, फिर भारत के लिए मालदीव की उपयोगिता क्या है, फिर दूसरा आपने बताया कि मालदीव के लिए भारत की क्या प्रासंगिकता है, और अब दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियों के तहत आप देखिए कि इंडिया आउट अभियान, हाल के वर्षों में मालदीव की राजनीति में इंडिया आउट अभियान जो है वो चलाया गया, जिसमें भारतीय उपस्थिति को जो है मालदीव की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा बनाया गया। वही कि भाई इन्होंने कैंपेन चला करके, और उसमें हमारे जो लोग थे बेसिकली, जो हमारे फाइटर, अगर दो या तीन थे, कुछ हेलीकॉप्टर्स थे, तो वो वहाँ के लोगों के लिए ही संचालित होते थे। लेकिन वहाँ की सरकार का कहना नहीं, आप चीज़ें तो छोड़ जाइए, लेकिन ये हमारे पायलट्स हमारे लोग करेंगे, हम आपके सैनिकों को इसे संचालित करने की अनुमति नहीं देंगे। और हमारा भी उसे एक मंतव्य जाता था कि उससे जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की जो चीज़ें थी, जो रूट था, वो हम सुरक्षित रख पाते थे, और जो हिंद महासागर में पायरेसी की समस्या होती थी उसे हम मेंटेन कर लेते थे। तो थोड़ा सा वो बाधित हुआ है। और चूंकि भाई इनके अपने देश की संप्रभुता की बात थी, तो हमने उसका सम्मान करते हुए, भाई हम तो सहिष्णु देश हैं, हमने पंचशील के सिद्धांत का सदैव अनुसरण किया है, तो हमने अपने लोगों को बुला भी लिया है, और वर्तमान में चीज़ें ठीक ठाक हैं। फिर पर्यटन दबाव, लक्षद्वीप की प्रचार यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री पर मालदीव के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था, वही जो मैंने पीछे बताया। और लेकिन उस तनाव का भी समाधान जो है
वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने तेज़ी से किया, उनको लगा तो उन मंत्रियों को निलंबित किया, साथ ही साथ जल्दी से उन्होंने भारत की यात्रा भी की। जबकि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे पहली यात्रा कहाँ की करी थी? चाइना की करी थी। जनरली जो होता क्या है कि अगर मालदीव में कोई सरकार बदलती है तो जो भी मुखिया होता है वो पहली यात्रा भारत की करता है। तो चाइना प्रेम तो दिखा रहे हैं, लेकिन भारत को भी वो नाराज़ नहीं करना चाहते, तो वो थोड़ा सा बैलेंस वाली चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। हालांकि एडवांटेज देखा जाए तो अभी भी चाइना को प्राप्त है। फिर मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव। मालदीव के रणनीतिक महत्व, भारत से निकटता एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण चीन मालदीव से अधिक रुचि दिखा रहा है, क्योंकि चीन को ये लगता है कि अगर हम मालदीव में स्थापित हो गए तो जो भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है ऊर्जा, तो जब भी हमसे ऐसे संबंध खराब होंगे तो हम उसकी ऊर्जा सुरक्षा को जो है वो छिन्न भिन्न कर देंगे, वो नष्ट कर सकते हैं। और इस स्थिति में हमको जो है वो अभूतपूर्व बढ़त मिल जाएगी और मिल भी जाएगी। इसीलिए भारत भी जो है पूरा कमर कसे हुए है हिंद महासागर में, और इसीलिए देखिए क्वाड में वो मध्यस्थता कर रहा है कि भाई हिंद प्रशांत के क्षेत्रों को एकदम मुक्त किया जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के माध्यम से। तो भारत भी चुप नहीं है और फिर मालदीव को भी साधने का वो प्रयास कर रहा है। वो बता रहा है कि भाई देखिए हमारी क्या छवि है, हमारी क्या भूमिका है आपके लिए, और चाइना की चीज़ों को भी वो बता रहा है कि यहाँ क्या है कि चेकबुक की पॉलिसी, आपको पैसा तो दे देंगे लेकिन एक समय के बाद उससे 10 गुना कीमत आपसे वसूलेंगे, और जो हाल श्रीलंका का हुआ है कमोवेश वही हाल करके वो सब छोड़ेंगे। और वहाँ का नेतृत्व समझदार है, समझ भी रहा है, तो वो बैलेंस भी स्थापित कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जिससे इस क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है वो छिड़ सकती है। छिड़ क्या सकती है? छिड़ ही यही है। निष्कर्षतः मालदीव सरकार द्वारा समयबद्ध मंत्रियों को निलंबित करके त्वरित कार्रवाई करना संकट का समाधान करने के प्रयास को दर्शाता है। अतः दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली है तो नियमित रूप से राजनीतिक वार्ता होनी चाहिए और साझा मुद्दे पर दोनों पक्षों को आम सहमति बनानी होगी। मतलब समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, और उसको समाधान के लिए दोनों देशों को एक मतलब बैठक का आयोजन होता रहना चाहिए, जो होता रहता है। जो द्विपक्षीय जो हमारी बातचीत होती है, कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत होती है, वो सारी चीज़ें होती रहे और एक सौहार्दपूर्ण संबंध जो है वो हम बनाएं, क्योंकि ये दोनों के हितों के लिए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हम और मालदीव देखा जाए तो एकदम पड़ोसी हैं, अगर पड़ोस में दो आपस में पड़ोसी लड़ते हैं तो फ़ायदा जो है वो तीसरा उठा के चला जाता है, और वही स्थिति जो है वो चाइना करना चाह रहा है। तो यहाँ दोनों के शीर्ष नेतृत्व को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, अपने संबंधों की नज़ाकत को समझना चाहिए और चाइना की मंशा को समझना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें वो समझ रहे हैं तो फिर जो है संबंध को सौहार्द करने के प्रयास होने चाहिए। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। अच्छा प्रश्न था और थोड़ा सा मैंने डिटेल से बताया भी। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको बोर्ड पे लिखी मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें हम आपको बोलते भी रहते हैं, ताकि उस टॉपिक से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए तो आप करने में सफल रहें। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सॉरी सब्सक्राइब किया, इसको तो ज्वाइन करना होता है। और दूसरा ये दो हमारे महत्वपूर्ण चैनल है, एक तो यूट्यूब समृद्धि IAS का और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो अभी तक इन दोनों चैनलों को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।